नमस्कार दोस्तों। बाराबंकी के एक अंदर के छोटे से गांव में एक 7 साल की छोटी सी बच्ची रहा करती थी। खैर, मैं बहुत बीच से शुरू कर दिया। थोड़ा शुरुआत में चलते हैं। ये रचना नाम की लड़की थी। जब एक परिवार में जन्म लेती है तो मानो उसके परिवार में एक अजीब सी निगेटिविटी सी छा जाती है। पता नहीं क्यों, इसमें बच्ची की कुछ गलती नहीं थी, लेकिन कई बार ऐसे संजोग हो जाते हैं, ऐसे कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं, तो इसके परिवार में जो इसकी माता जी थी ना, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। जब से जन्म हुआ था रचना का, तब से वो इतनी बीमार रहने लगी थी माँ जी, कि समझ लो वो कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं थी। ना जाने कितने डॉक्टर को, कितने वैद्यों को दिखाया गया था, लेकिन रचना की माँ जी को कुछ भी आराम नहीं मिला था। बहुत परेशान, खाना पीना छूट गया था, हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए थे, उठकर मतलब वॉशरूम तक जाना संभव नहीं हो पाता था। जैसे तैसे करके रचना के पिताजी अपनी पत्नी की देखभाल करते थे और एक दिन ऐसा आया जब रचना यही कोई 4 साल के आसपास की हुई, रचना की माताजी की मृत्यु हो जाती है। अब परिवार में सिर्फ और सिर्फ रचना और उसके पिताजी बचे। अब 4 साल की बच्ची को वो कैसे पालेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी उठ रहा था कि जो माताजी थी, रचना की जो मम्मी थी, उनके इलाज में रचना के पिताजी काफ़ी सारे पैसे खर्च हो गए थे। अभी एक छोटे गांव के रहने वाले लोग थे, तो उतनी ज़्यादा आमदनी यहाँ पर नहीं होती थी। जितनी भी सेविंग थी, जितना भी पहले का बचा कुचा कुछ भी रहा होगा, कुछ ज़मीन वमीन भी बेचना पड़ गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया और वो अपनी पत्नी को भी नहीं बचा पाए थे। तो उन्होंने फैसला किया कि एक काम करता हूँ, रचना बहुत ज़्यादा छोटी है, मैं ठीक तरीके से परवरिश भी नहीं कर पाऊँगा, मैं रचना को उसकी नानी के घर पर सौंप देता हूँ। रचना की नानी उससे बहुत प्यार करती थी। रचना की नानी के घर पे उनके बेटे थे, मतलब रचना अब अपनी नानी और मामा के साथ रहने वाली थी। क्यों? क्योंकि जो पिताजी हैं रचना के, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कानपुर जाऊंगा, वहाँ पर काम धंधा करूंगा, पैसे कमाऊंगा। जब ठीक ठाक पैसे हो जाएंगे और बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसे अपने पास बुला लूँगा, या फिर यहाँ से कमाकर गाँव में जाके फिर कुछ खरीदूंगा खेत वेत और फिर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करूंगा। तब तक बच्ची की परवरिश अच्छे से हो जाएगी। अब वो सब छोड़ छाड़ कर कानपुर में रहना शुरू करती है। यहाँ पर रचना की परवरिश उसकी नानी और उसके मामा जी करने लगे, लेकिन ये परवरिश कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी। रचना की नानी और मामा बहुत गुस्सा करते थे रचना के ऊपर, मतलब आए दिन उसे बहुत पीटते पाटते थे। मतलब बहुत ऐसा हो गया था कि वो बेचारी खाना नहीं खा पाती थी, उसको खाना देते भी नहीं थे कई बार, उसकी बहुत तबीयत खराब रहती थी। जैसे तैसे करके उस लड़की ने अपने जीवन के 3 साल और बिताई। ठीक 3 साल बाद जब वो 7 साल की हुई, तब वो चीज़ें समझने लगी थी, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। उसको ऐसा लगता था कि मेरी माँ तो चली गई, मेरे पिताजी ने भी मुझे छोड़ दिया। वो इतनी कम उम्र के होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में रहने लगी। क्या करेगी, बच्ची है, भूख लगती थी। भूख लगती थी तो घर वाले खाने नहीं दे रहे हैं, नानी मामा खाने नहीं दे रहे हैं। दिन में तो जैसे तैसे करके संभल जाए, आधी एक रोटी मिल जाती थी, लेकिन रात में बच्चों की आदत होती है कि खा पी के ही सोएंगे भाई, खाली पेट कैसे सोएंगे, तो बहुत परेशान होती थी। एक दिन बहुत सैड थी, बहुत डांट पड़ी थी, और बहुत, मैं बार बार उस चीज़ का जिक्र नहीं कर सकता आपके सामने, लेकिन उस दिन ओवर हो गया था रचना के साथ जो कुछ भी हुआ था। तो वो जब मम्मी तो जब नानी और मामा सो गए ना, रचना ने डिसाइड करी कि मैं घर छोड़ छाड़ कर चली जाती हूँ। वो उठी और चलते गांव के बाहर एक कब्रिस्तान के पास पहुंच गई। इतनी सी कब्रिस्तान के बाहर से उसे दिखाई दिया कि अंदर की तरफ एक कुछ तो भी दिया जैसा जल रहा है। ये सोची दिया चल रहा है, जाके देखती हूँ। उम्र इतनी है, ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं, वैसे ही वो हताश है अपने घर से। वो चली गई अंदर। अब एक कब्र जैसी थी, उसके ऊपर दिया जल रहा था। कब्र के ऊपर जनरली दिया जलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यों था आज तक इसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन उस दिन था। उसे देखकर वो अंदर गई, दिया के जस्ट पीछे की तरफ। वो कब्र तक पहुंची ही है कि दिया के जस्ट पीछे की तरफ उसको दिखाई दिया कि एक थाली रखी हुई है और उसमें ढेर सारे पकवान रखे हैं। ये सोची कि यार बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है और इतनी सारी टेस्टी टेस्टी चीज़ें, इससे तो आज आज एक दिन का क्या, 2-3 दिन का पेट भर जाएगा। तो वहाँ पर बैठ कर
कब्र के बाजू में बैठकर जल्दी 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 खाना शुरू कर दिए। बहुत अच्छे से पेट भरा। पेट भरा तो रोना आ गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई। उसको याद आ गया कि अगर मेरी माँ होती तो आज ऐसे ही खाने को मुझे रोज़ दी होती। लेकिन आज देखो पता नहीं मैं कहाँ पर आई हूँ, जंगल में। छोटी सी बच्ची, इसको नहीं समझता ये कब्रिस्तान में आ गई और कब्र में बैठ के खाना खाइए। इसको ऐसा लगा कि आज देखो जंगल में पता नहीं कहाँ से खाना नसीब हुआ, कहाँ से नहीं। मेरी नानी तो अपनी नहीं, मेरे मामा अपने नहीं है, मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं। और वो रोते 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 रोते, ये खुशी के आंसू थे या जो भी कहो, ये दर्द के आंसू, रोते रोते वहीं पर बाजू में सो गई। भाई ये सोई है। कुछ समय बाद हल्की बूंदाबांदी बारिश जैसी हुई होगी, उसकी आंखें खुली तो वहाँ पर दिया नहीं था, लेकिन वो खाली प्लेट रखी हुई थी। उसे बहुत अच्छा लगा, उसको लगा कि अब घर जाना चाहिए, पेट वेट सब ठीक है, पेट भर गया है। बस वहाँ से निकलते निकलते ऐसा हाथ जोड़कर बोल दी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन था, किसने खाना रख कर गया था, लेकिन भगवान ऐसा खाना रोज़ यहाँ पर मिल जाए तो मैं रोज़ आऊँगी, मेरा रोज़ पेट भरेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा, मैं कभी किसी को कोसूंगी नहीं। ऐसा बोल के वो चली गई अपने घर की तरफ। घर पर पहुंची तो नानी और मामा को कुछ पता नहीं चला था, आकर सो गई। सोई है बढ़िया। अगला दिन निकला और नानी और मामा को कुछ भी नहीं, मतलब उनको कोई भनक भी नहीं। अगली दिनचर्या में वो थोड़ा खुश थी, नॉर्मल थी। दिन में खाना नहीं मिला था, कोई बात नहीं। रात का वक्त आया, फिर सब सो साग गए। उसने सोची कि जाकर देखती हूँ। सब रात में भी खाना नहीं मिला था उसको। हाँ, जाती है कब्रिस्तान की तरफ, आज दिया नहीं था। बाहर से देखकर लगा कि अरे दिया क्यों नहीं है, लेकिन जब अंदर गई तो कब्र के ऊपर थाली रखी हुई थी और आज भी बिल्कुल उसी प्रकार के, लेकिन और भी अच्छे अच्छे पकवान थे। फिर वहाँ पर बैठकर खुशी से खाना शुरू कर दी। बोली पता नहीं कौन है यार, ये खाना रख के जाता है मेरे लिए, चलो खा के फिर चली गई। अब जा रही थी अपने घर की तरफ, रात में ही लगभग 1:30 बजे के आसपास घर की तरफ जा रही थी कि उसे रास्ते में एक बहुत बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बूढ़ा आदमी बीच रोड में खड़ा था एक लाठी टेक के। ये डर गई थोड़ी सी कि कौन है, छोटी सी आ रही है, डर गई और उसको बिना कुछ बोले पूरी तरह से इग्नोर करके डरते डराते कांपते हुए साइड से निकलने लगी। लेकिन वो बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें लिए इसके पास आया, बोला कौन है तू और रोज यहाँ पर क्यों आती है, तुझे 2 दिनों से देख रहा हूँ। ये बोलती नहीं अंकल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ पर आई थी, मुझे बहुत भूख लगती है, मेरे घर पे मुझे खाना नहीं देता है कोई। तो वो बूढ़ा आदमी ना कुछ बोला नहीं, हूँ हाँ कुछ नहीं। तुझे इतनी भूख लगती है ना तो आ जाना, कल से रोज तुझे खाना मिल जाया करेगा उसी जगह पर। अंकल मतलब आप ही खाना देते हो? बूढ़े आदमी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। बताइए ना, आप ही खाना देते हो क्या? बहुत अच्छा खाना रहता है। फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसको लगा कि कुछ भूल क्यों नहीं रहा है, जाने देती हूँ, मैं जाती हूँ। डर भी लग रहा था ना, बहुत रात का वक्त है, दूर दराज से जानवर चिल्ला रहे, कुत्ते उत्ते भौंकते, कीड़े मकोड़े आवाज़ नहीं करते क्या, छोटा गांव है। तो ये अब जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगी। मन में आया 10 कदम आगे चल के कि यार बुड्ढे अंकल कितने अच्छे हैं यार, मेरे घर वाले इतने ऐसे नहीं है, मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए, मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, नानी मामा है, ये बुढ़े अंकल कौन है, ऐसा मन में अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो वापस से देखना चाहिए, पलट कर देखी तो पीछे कोई भी नहीं। ये शॉक्ड, पीछे सिर्फ हल्का हल्का कोहरा। बोली ये क्या सीन है, वो बुढ़े अंकल तो बहुत ही ज्यादा बुढ़े थे, ऐसे कैसे गायब हो गए अचानक से? मैं 10 कदम चली हूँ, वो ऐसे गायब नहीं हो सकते। इलाका तो पूरा खुला खुला सीधा सीधा लंबा लंबा है, कोई घर वर कुछ नहीं कि जाकर पीछे छिप जाए, कोई ऐसे बड़े बड़े पेड़ भी नहीं कि उसे कारण ना दिखे। थोड़ा वापस लौट कर आई, फिर देखी दाखी, नहीं दिखाई दिए। फिर एक कुत्ता भौंकते भौंकते यहाँ पर आने लगा बहुत ज़ोर से। ये बहुत तेज़ी से भागी, बहुत तेज़ी से घर की तरफ भागी। घर पर पहुंची, नानी मामा सो रहे थे, नो टेंशन, वो भी सो गए। बस ऐसे करते करते आने वाले कई दिन बीते, बढ़िया से खाना मिलता था, खाना खाती थी और वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी, हवा में बातें करती थी। उसको ऐसा लगता था कि कोई तो उसको अनजाना दोस्त मिल गया है जो उसके सामने नहीं आना चाहता है और उसको खाना देता है। लेकिन धीरे धीरे करके इसने अपने शरीर में एक अजीब सा चेंज नोटिस करना शुरू करी। इसके शरीर ढीला पड़ जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना,
इसका जन्म होने के बाद इसकी माँ जी के साथ, इसकी माँ के साथ होने लगा था। इसका भी शरीर बिल्कुल ऐसे ही ढीला पड़ जाता था। हाथ पैर में बहुत भयंकर वाला पेन होता था और असहनीय भूख लगती थी। बार बार मन करता था कि उधर पर जाऊं, खाना मिले। और कई बार दिन दराज में भी, दोपहर में भी, अर्ली मॉर्निंग में भी उसी तरफ भागने को होती थी कि खाने को मिलेगा। एक मानो एक लत सी हो गई थी उसको इस खाने की, एक अजीब सा अट्रैक्शन। अगर ये कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाए, इसको अभी भी नहीं पता है कि वो कब्रिस्तान है, अगर ये कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाए तो इसकी हालत ख़राब होने लगती थी। एक दिन दोपहर के समय नानी अपने काम में थी, मामा अपने खेत पे गए होंगे। बहुत ज़ोर के ऐसे अजीब सा लगने लगा, ऐसे बॉडी में कपकपाहट हो गई, आज अनकंट्रोलेबल था। वो भागती 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 पहुंची उसी कब्र के पास, उसी इलाके में, मतलब उसको तो नहीं मालूम है ना। तो वहाँ पर पहुंची और जैसी वो उस कब्र के सामने पहुंची जहाँ पर उसको रोज़ खाना मिलता था, वहाँ पर बेहोश हो गई, एग्जैक्टली कब्र के ऊपर। अब उस दिन किसी की मृत्यु हुई होगी गाँव में, तो वो कब्रिस्तान में मृत शरीर को लेकर आ रहे थे। मृत शरीर को लेकर जैसे ही पहुंचे तो क्या देखते वहाँ के लोग कि ये कौन बच्ची पड़ी हुई है कब्र के ऊपर, एक ऐसी क्यों लेटी हुई है। उसको गए, उसको उठाने की कोशिश की तो पाए बेहोश है। चेहरा देखा ही पहचान गए। छोटे गांव में तो एक दूसरे को लोग पहचानते हैं ना। इसके मामा को खबर पहुंची, बोले देखो तुम्हारे घर की लड़की कैसी पड़ी हुई है। मामा भागते भागते आए, उसको हाथ लगाए तो एकदम गर्म है, बहुत तेज फीवर है। उसको लेकर आए, डॉक्टर को दिखाए और इसके पिताजी को कांटेक्ट किया गया चिट्ठी के द्वारा कि आप अपनी लड़की को लेकर जाओ, ये वो करके। वो कानपुर से आए हैं, लड़की को देखे, लड़की पूरी बात बताई गई। हालांकि पहले डिसाइड किया गया था कि जब ये अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी तब इसको कानपुर लेकर जाएंगे, लेकिन मामले को संगीन समझते हुए वो इस गांव से अपनी बेटी रचना को बाहर लेकर गए कानपुर में। और कानपुर में उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रखा था, वहाँ पर अपनी बच्ची को रखने लगे। लेकिन वहाँ पर वो, मतलब कानपुर में भी नोटिस कर रहे हैं कि वही वाली हरकत वो यहाँ पर भी करती है। रात बेरात वो घर से निकल जाती है और किसी अनजान इलाके में पड़ी हुई मिलती है, कोई ऐसी नॉर्मल ज़मीन के पास, कभी कब्रिस्तान के पास तो कभी शमशान घाट के पास। इनका दिमाग ही ख़राब हो गया। बोलिए लड़की को हो क्या रहा है, हालत एकदम डाउन, दुबली पतली, खाने वाने को तो अब पिताजी हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पूरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये ऐसा अजीब हरकत क्यों करती है। डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर बोले हमको नहीं मालूम, इसके बिहेवियर में तो और कुछ इशू समझ में नहीं आता है। फिर पहले इतनी, ये थोड़ी पहले की घटना है ना, तो पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते नहीं थे तो उनको नहीं दिखा पाए। किसी ने बोल दिया कोई बाबा तांत्रिक को दिखाओ। अब भाई एक तांत्रिक के पास लेकर गए, और तांत्रिक बाबा ने साफ बोल दिए कि भाई इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अस्पताल से ठीक नहीं किया जा सकता है, इसके पीछे कोई जिन्न लग गया है या कोई पिशाच या प्रेत लग गया है, कुछ तो है अलग शक्ति जो बस चाहती है कि ये बच्ची उसी के साथ रहे। अब इसको बचाना है तो बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ेंगे। 51 दिन के, 51 दिनों तक इसके पिताजी ने वो अनुष्ठान करवाए। तांत्रिक बाबा फिर बोलते हैं कि आने वाले 21 दिनों तक रोज इसका गंगा जल से स्नान करवाना पड़ेगा। ठीक है, गंगा जल हो जाएगा। 21 दिनों तक के, 51 दिन के वो अनुष्ठान, गंगा जल से 21 दिनों तक। फिर अपनी बच्ची को बोले तुम पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराओ, जो कुछ भी है वो अपने आप भाग जाएगा, इतना कुछ होगा तो। वही की इसके पिताजी ने, और धीरे 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 करके रचना पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई। इस घटना को कई साल बीते और फिर रचना ने इसे कहानी अपनी बेटी को और उनकी बेटी ने अपनी बेटी को सुनाई। तो इन शॉर्ट रचना जी की नातिन ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा अरे बताओ ये मतलब ये क्या था, ये सचमुच में बहुत स्कैरी था। ये टिपिकल एक जो होता है ना कि गांव में लोगों के साथ घटनाएं घटती है, टिपिकल विलेज सेंट्रिक घटना है। और आप गांव में जाएंगे ना, बुजुर्गों से पूछेंगे ना ऐसी कोई घटना तो वो बताएंगे, और कुछ ऐसा बताएंगे जो बड़ा अविश्वसनीय टाइप का होगा लेकिन बिल्कुल सच होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग भी लगेगा। लेकिन इन सारी घटनाओं से एक सीख मिलेगी। खैर इससे बहुत सारी सीखें मिलती है, लेकिन वो बहुत छोटी थी, वो क्या कर लेती, वो सक्षम नहीं थी ना उस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब किस्मत के खेल की वजह से हुआ है। बस कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने देख लिया था, या फिर मानो एक ऐसी शक्ति जो कि भटक रही थी और उसकी रक्षा करने के लिए आ गई।
और अपने आप कोइंसिडेंटली वो अपने पिताजी के पास पहुंच गई। फिर भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से, वो जो कोई भी शक्ति, जो कोई भी प्रेत, जिन्न, भूत, पिशाच उसके पीछे लगा था, जो कि इनडायरेक्टली उसकी भलाई ही कर रहा था, वो भी उससे दूर हट गया और उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई जैसी होना चाहिए थी। हालांकि उसका बचपन बहुत डार्क रहा, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी, जैसे मैं कितनी बार बोलूँ, मैं रिपीट करता हूँ चीज़ें, क्योंकि एक फ्लो हो जाता है ना। खैर, अब इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज कुछ अच्छे लगे तो खरीद लेना, और इंस्टाग्राम में कहानी लेके भेज सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।